हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे आज हम कि कौन कौन से स्वर और व्यंजन किसके स्थान से बोले जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हर एक स्वर व्यंजन का उच्चारण स्थान बताऊं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से हम वर्णों को बोलते हैं। जैसे सबसे पहला, और इसी उच्चारण स्थान की पूरी जानकारी के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी श्लोक की, जो आपको अगर उस श्लोक की 4 लाइनें याद हो गई तो आपको उच्चारण स्थान हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान होते कौन कौन से हैं। हम वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से करते हैं, तो आप अपने ही फेस पर देखना कि हम सबसे पहले हमारा गला आता है, ठीक है, तो उसको हम कंठ कहते हैं, उसको हम कंठ भी कह देते हैं, जिसका मतलब है गला। सबसे पहले हमारा जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है, क्योंकि कोई भी बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी वर्ण उच्चारण बोलते हैं तो हमारे गले से आवाज़ आती है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा तालव्य। जिसको हम तालु बोलते हैं, यानी कि गले से ऊपर। अब हम बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले गला, जिसमें आप हार वगैरह या कभी भी कोई भी चीज़ पहनते हैं, यानी कि आप कहते हैं ना कि हमारी गर्दन जिसको बोलते हैं उसको हम गला कहते हैं अंदर से। फिर आता हमारा तालु, यानी कि कंठ से थोड़ा सा ऊपर, जो जीभ का हमारा अंतिम स्थान है उसे हम तालु कहते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर मुर्दा, इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। दोस्तों, मुर्दा वो है जहाँ पर आपके जो दांत चिपके हुए हैं, मरसूडे जिसको बोलते हो, इससे अंदर की आप जो जगह देखेंगे, जो गुंबद सा बना हुआ है ऊंचा सा, जो दांत लगे हुए हैं मरसूडे के साथ, उसके और थोड़ा सा जब ऊपर जाएंगे, जब हमारी जीभ मुड़कर उस स्थान को ग्रहण करती है उसे हम मुर्दा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे दांत, उसको हम कहते हैं दंत। फिर है हमारा दांत के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो मुख के अवयव हैं ये कौन कौन से, जैसे हम बाहर आएंगे तो कौन से आएंगे। फिर दांत के बाद ओष्ठ, इसको हम बोलेंगे ओष्ठ। दोस्तों, ये हमारे 6 ऐसे मुख के अवयव हैं। ये क्या हैं? ये हमारे मुख के अवयव। ये आपने याद करने हैं कि हमारे मुख के अवयव कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल अपने ही उससे देखना कि सबसे पहले गला, फिर तालु, फिर मुर्दा, फिर दंत, फिर होष्ठ, फिर होष्ठ के बाद नासिका। यहीं लिख देती हूँ मैं, ये मुख्य अवयव के बाद।
नासिका को बोलते हम नाक, कि कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो हमारे नाक से आवाज़ आती है उनके। ठीक है, तो अब जो हमारा कंठ है, कंठ क्या है कि यह वह उच्चारण स्थान है जब हमारी जीभ कंठ को छूती हुई कुछ वर्णों का उच्चारण करती है। फिर है तालु, जब हमारी जीभ का तालु के साथ स्पर्श होता है उसे हम तालव्य कहते हैं। फिर हमारा मूर्धन्य, जब हमारी जीभ मुड़कर, यानी कि दांत के जो ऊपर का स्थान है और उससे भी ऊपर, जब हमारी जीभ मुड़कर उस स्थान को स्पर्श करती है तो उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। फिर है दंत, जब हमारी जीभ किसी भी वर्णों को बोलते वक्त दांत का स्पर्श करती है उसे हम दंत कहते हैं। फिर है ओष्ठ, जो ओष्ठ उच्चारण स्थान है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते हुए हमारे जो होठ हैं या तो इनका आकार बदल जाता है या दोनों होठ स्पर्श करते हैं। फिर है नासिका, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमारी नासिका से उनका उच्चारण करते वक्त आवाज़ आती है, उसे हम नासिका स्थान कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। अब इसी तरह से हम सीक्वेंस से चलेंगे। जैसे कंठ, कंठ से बोले जाएंगे हमारे कवर्ग, ए, आ, है और विसर्ग। अंत में मैं पूरे जो उच्चारण स्थान है इनका मैंने एक श्लोक बनाया जिसको हम उच्चारण स्थान ट्रिक बोलते हैं। वो आप श्लोक याद करेंगे तो आपको उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब कंठ से हम इन वर्णों को बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा कवर्ग, कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ और ए, आ, है और विसर्ग। ये सारे स्वर और व्यंजन हैं, ये सब के सब किससे बोले जाते हैं? कंठ से। फिर आता हमारा तालव्य यानी तालु। इससे हम बोलेंगे ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और श। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी ई है और बड़ी ई है। चवर्ग, चवर्ग के अंदर जो हमारे 5 अक्षर हैं उनके से पहले च, छ, ज, झ, ये चवर्ग का मतलब है च की लाइन में जो अक्षर आते हैं वे। फिर उसके बाद य और श, ये हमारे किससे बोले जाएंगे? तालव्य से। फिर आता हमारा मूर्धा। मूर्धा से बोले जाएंगे जिसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है, इससे जब मैंने बताया था कि जब हमारी जीभ मुड़कर पीछे, यानी कि जहाँ पर दांत चिपके हुए हैं मसूड़े से ऊपर जो जगह है उसको टच करते हैं उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो इसके अंदर है हमारे री, र, षटकोण वाला श और टवर्ग। जब आप ये वर्ण बोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जीभ किस तरह से हमारी टर्न करती है और ऊपर स्पर्श करती है।
टवर्ग में आएंगे ट, ठ, ड, ड, ये। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे किससे बोले जाएंगे? री, र, श, ट, ठ, ड, ध, मुर्दा से। फिर आगे हमारे आते हैं दंत। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दंत या दंत। फिर है हमारा, इससे कौन कौन से अक्षर बोले जाएंगे? आप बोल के देखेंगे, श और तवर्ग। तवर्ग का मतलब है त, थ, द, ध। ठीक है, जो अंतिम अक्षर हैं वे सारे हमारे किससे बोले जाते हैं? नाक से। फिर आते हैं हमारे ओष्ठ से। ओष्ठ से देखेंगे हम कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। उ, जैसे आप बोल कर देखें, आपके मुंह का है ना आकार बदल जाता है। उ, उ। और पवर्ग। पवर्ग का अर्थ है प, फ, ब, ब। ये हमारे पवर्ग के हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ हमारे किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। फिर आता हमारा कंठ और तालु। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक दो दो से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। ये बोले जाएंगे छोटी ए और बड़ी। फिर है कंठ और ओष्ठ से, इसको हम बोलेंगे कंठोष्ठ। इसलिए मैंने एक साथ वर्ड नहीं लिखा क्योंकि आपको अलग अलग पता चलना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। ये बोले जाते हैं हमारे ओ और आओ। फिर है हमारा दंत और ओष्ठ। जो दंत और ओष्ठ से केवल एक ही अक्षर है जो हमारा वह का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वह दांत है जो वो हमारे नीचे वाले होठों को स्पर्श करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस किस उच्चारण स्थान से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। फिर है हमारा इससे अगला कि एक जो जब हम पढ़ते थे जब इसे इनके सूत्र होते थे। ठीक है, सूत्र के बाद भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो मैंने बताया एक श्लोक के माध्यम से। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा वर्ण किससे बोलना है। जैसे देखो, कवर्ग, कंठ, एक तो आप ये याद रखो। ठीक है, और इसका सूत्र है हमारा ए क है विसर्ग। ये जब हम पढ़ते थे तब इससे शुरू है। ये इसका साइन है हमारा कंठ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कंठ है यानी कि जो भी कवर्ग है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये देखो, ये कवर्ग है हमारा। कवर्ग के अंदर 5 लाइन है, लेकिन जो ये हमारा 5वां वर्ण है सबका, कवर्ग का भी, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग का, ये सारे के सारे 5 वर्ग नासिका से बोले जाते हैं। इसलिए
आप एक यहाँ पर तुक्का ये लगाना माइंड में कि कैसे कवर्ग, कि कवर्ग के, ये देखो क की लाइन का क ख ग घ, इनके अंदर से कोई भी अक्षर आए तो आपने क्या बोल देना है, कंठ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, ए आ, कवर्ग है और विसर्ग, ये सब किससे बोले जाएंगे, कंठ से। फिर दूसरा हमारा तालव्य। तालव्य से कौन सा सूत्र है, ई च य श, ये आपने याद करना। इसके अंदर क्या है, ई छोटी बड़ी दोनों, फिर च छ ज झ, ये इसने बोला ना यहाँ पर च का मतलब चवर्ग, आप ये मत समझना कि एक ही च है। फिर आया य और स, ये सारे किससे बोले जाएंगे, तालव्य से। देखो जैसे च की लाइन का कोई भी अक्षर आ जाता है, च छ ज झ, ये चवर्ग कहलाता है और इसका उच्चारण स्थान क्या हमारा, तालव्य। फिर है हमारा मूर्धा। इसको हम मूर्धन्य भी बोलते हैं, ऐसे। इसका सूत्र है री टू रे सा, ऋटूर्षा। आपको याद करने पड़ेंगे ये कि ऋटूर्षा है जो, इसके अंदर जो मूर्धन्य है ये सारे अक्षर बोले जाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं ये आपको मैं अभी बताती हूँ, एक बारी मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ये कम चलता है। अभी आप देखें इसके अंदर जो ऋटूर्षा है, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, री टवर्ग, रे और श। जो टवर्ग है इसके अंदर क्या आएंगे, ट ठ ड और ड। जैसे अभी देखो आपको मैं बताती हूँ, ये टवर्ग है हमारा, ट ठ ड ढ। टवर्ग हर एक वर्ग के अंदर 5 अक्षर है, लेकिन जो पंचम अक्षर है ये सारा हमारा नासिका से बोला जाएगा। तो आपको ये व्यंजन है जो सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको मूर्धा से पता चला कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, री ट ठ ड ढ र और श। फिर है हमारा अगला उच्चारण स्थान आता हमारा दंत है। जो दंत है ये क्या है, लरी त ल श न, आपने ये याद करना है। लरित शन, लरित लसन। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, लरी तलसन। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये किसके हैं, दंत के। इसमें हमारा आएगा लरी, जिसको हम बड़ी री कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तवर्ग, तवर्ग में क्या आएगा, त थ द ध। ठीक है, आप ये देखेंगे ना, इन वर्णों को जब आप बोलेंगे तो आपको खुद ही ये महसूस होगा
कि ये जब हमारे इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, फिर ल, श, ठीक है, ये सारे अक्षर हमारे दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा दांत के बाद आता है नासिक, ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? पवर्ग। अभी आप देखेंगे कि जो ये है पवर्ग, इसका छोटा सा है उ प, यही है इसका। तो आप इसको याद करना। देखो, जैसे आप उ बोलते हैं, उ, छोटा उ और पवर्ग। देखो, आप जब ये वर्ण बोलेंगे ना तो दोनों होठ टच हो रहे हैं, प, फ, ब, भ। ठीक है, इनको बोल के देखिए आप। ठीक है, छोटा ऊ बोलेंगे ना तब आपके जो होठ हैं उनका आकार चेंज होता है, ऊ, प, फ, ब, भ। और दोस्तों, जब भी कभी भी आपको उच्चारण स्थान ये एग्ज़ाम में आते हैं बहुत बारी, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी क्लास के हों, पढ़ाई से रिलेटेड या आपके टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, टेट वगैरह, इनमें सब में पूछे जाते हैं। तो आप परेशान मत होना। आपने क्या करना है, उन वर्णों को बोल कर देखना। सबसे पहले तो बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं किससे। फिर है हमारा इसके बाद वर्ण और ओष्ठ, यानी कि दंत और ओष्ठ से उसका क्या फार्मूला है वो देखो आप। अब ये दो दो आएंगे, एक बारी नासिका का और कर लेते होठ के बाद। जो हमारे पंचम अक्षर हैं उसका फार्मूला ये है, मैं, न, ये। अब आप देखें, ये जो अक्षर है, देखो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ये पहला अक्षर है जो ये वाला, ये रहा। ठीक है, फिर ये रहा मैं, ये रहा अण, ये रहा न, ये रहा। यानी कि जितने भी ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, इनका जो अंतिम है अक्षर, ये हमारा नासिका से बोला जाता है। फिर आता हमारा कंठ, जो दो दो जगह से बोले जाते हैं, इसको हम बोलेंगे कंठ तालु। जो कंठ तालु है उससे ए, दत्तऊ। ए दत्तऊ का तो मतलब ये है कि ये दोनों, ये वर्ण तो यही है, यानी कि ए और आई। ठीक है, अगर आप ये सारा इनके सूत्र याद करेंगे ना तो आप मान लो द भी लगा दोगे, इसमें तय भी लगा दोगे, तो आपको ये नहीं लिखना। ये तो हम इसके सूत्र के लिए लगा रखा है, ये ऐसे। अगर हम सही से देखेंगे तो यही है इसका। जिस तरह हम बहुवचन में या नाम लगा देते हैं, अगर आप इसको लगाने लग गए, जैसे देखो जो पहला सूत्र था उसका ये था, विसर्ग निया नाम, यानी कि ये बहुत सारे। ठीक है, या नाम शब्द इसलिए लगा दिया जाता है कि ये सारे, लेकिन यहाँ पर दो थे तो क्या लगा था इसके अंदर, दैतऊ, कि ये दोनों। ठीक है, तो इसका आप ये नहीं देखें, क्योंकि सूत्र में आप याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पीछे वाले अक्षर को भी इसके अंदर लिख देंगे, तो इसको आपने ध्यान देना है। इसलिए मैंने पूरे सूत्र के जो पीछे एक्स्ट्रा अक्षर थे ना वे नहीं लिखे, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कंठ तालु का ए दे तो लिख दिया था, वो मैंने दूसरे सूत्रों में नहीं लिखा, इसमें
मैंने अब आपको तुरंत बता दिया कि अगर ये लिखेंगे तो आप द और तय को भी समझेंगे। तो जो कंठ और तालु है उसे यही अक्षर बोले जाते हैं, ठीक है। यानी ए इसलिए लिखा था कि ए के अंदर छोटी ए भी जो समरूप स्वर हैं या मतलब जैसे ए और आ, उनको कहते हैं हम समरूप स्वर। फिर है हमारा कंठ और ओष्ठ। इसको हम ऐसे लिखेंगे कंठोष्ठ। कभी आप ये सोचो कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये कंठ और ओष्ठ है ना, ये इसमें प्लस कर दिया है, ठीक है। जो कंठोष्ठ है इससे हम लिखेंगे कि कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसका है हमारा ओ, जैसे अब सूत्र में ऐसे लिखा जाता है, ये है ओ दत्तो। तो आप ये सोचेंगे कि ओ भी है, ये भी है, ये भी, तो इसलिए ये नहीं है, ये तो सूत्र बनाने के लिए लगाया हमने। तो आपको जो समरूप होंगे वे स्वर लिखने हैं यहाँ पर, ओ और आओ, ठीक है। फिर है हमारा दंत ओष्ठ। दांत और इसके अंदर दो वर्ड प्लस हैं, दंत और ओष्ठ। ये है हमारा, अब देखो इसके अंदर सूत्र में लिखा हुआ है वकारस्य। अब इसमें क्या हो जाएगा, वह भी, कै भी, रे, से, ये इतना हो गया। लेकिन हमने सूत्र को ध्यान याद होना चाहिए कि सूत्र में ये पीछे जोड़ने के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन वर्ण तो हमारा एक ही है जो हमारा दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जो ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, वो आपने श्लोक याद करना है ताकि आप क्या करें, आसानी से अपने उच्चारण स्थान इस तरह से याद करें कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा देखो, उच्चारण स्थान ट्रिक। इसलिए हम कहते हैं कि हर एक वीडियो के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप शुरू में ही पढ़कर छोड़ देते हैं। जो हम पहले एक्सप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि पहले सारी बातें समझ में आ जाए। अगर हम पहले ही ट्रिक बता देंगे तो वो एक्सप्लेनेशन आप को समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए कोई भी है पहले उसको समझना चाहिए, उसके बाद ट्रिक लगानी चाहिए। इसका देखो, अब ए क है विसर्ग। मैंने बिल्कुल सिंपल श्लोक बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ए कह विसर्ग कंठ से बोलो। ई चयस यहाँ लिख देते। जो ये मैंने लिखा ना ई, इसका मतलब आप छोटी ई और बड़ी ई समझना, और ए है तो ए और आ, ठीक है। इचियस बोलो, तालु से। रीटस रीटस को समझो मुर्दा से।
लतस दिखाई दे रहा। लतस बुलाओ, दंत से। उप आते हैं, ओष्ठ में। वह आता, दंतोष्ठ में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब 2 लाइन और लिखी हैं। ये लाइन जो ये है ये यहाँ पर आएगी, लेकिन मैंने इसलिए क्या है कि यहाँ पर पूरी लाइन नहीं आती तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। ठीक है, 2 लाइन और मैं ऊपर लिख देती हूँ। ए आए कहो, कंठ तालु से। ओ आओ कहो, कंठोष्ठ। ठोष्ठ से। नासिका से। पंचम अक्षर। अब देखो, ये नासिका से पंचम अक्षर, ये जितने भी हमारे, ये देखो यहाँ पर जितने भी 5वें अक्षर हैं ये हमारे सारे नासिका से बोले जाते हैं। नासिका से पंचम अक्षर जीवा। जीवा रखो प्रकोष्ठ में। प्रकोष्ठ होता है बीच में। जिस तरह से ये अक्षर आपने देखे होंगे, फ, ये हमारे जीवा से देखे बोले जाते हैं। इनको कहते हम नुक्ता। ये नुक्ता के भी चिन्ह के अक्षर जरूर आते पेपर में। 2 अक्षर होते हैं कि एक के नुक्ता लगा होता है, एक के नहीं लगा होता। इस तरह से आपने ये कविता याद करनी है उच्चारण स्थान के लिए, जो आपको हमेशा के लिए एक बार आप याद कर लेंगे तो आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। जैसे ए कह विसर्ग कंठ से बोलो, इचियस बोलो तालु से, रीटस को समझो मुर्दा से, लतस बुलाओ दंत से। उप आते हैं ओष्ठ में, वह आता दंतोष्ठ में। ए आई कहो कंठ तालु से, ओ आओ कहो कंठोष्ठ से।
नासिका से पंचम अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद दिलाएगा कि हमेशा के लिए उच्चारण स्थान, नहीं तो उच्चारण स्थान के लिए इतने नियम इतना सब कुछ याद करना पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।